हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान अध्याय 4 कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि सूती कपड़े हल्के और अत्यधिक आरामदेह होते हैं। गर्मी के मौसम में इस कपड़े को पहनने पर ठंडक महसूस होती है। ये कपड़े अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण सूती कपड़े प्रत्येक दिन पहनने के काम में लाए जाते हैं। रेशम पहनने में आरामदायक होता है। यह जंतु रेशा होने के कारण ताप का कुचालक है, जिससे शीत ऋतु के लिए अनुकूलन वस्त्र है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसकी चिकनाहट और कोमलता से शीतलता का आभास मिलता है। धोने पर ये नहीं सिकुड़ते हैं और न ही फैलते हैं, परंतु इस्त्री के बिना पहनना अच्छा नहीं लगता है। रेशम के कपड़ों में फफूंद नहीं लगता है। इन कपड़ों में पसीने से चमक और रंग धूमिल हो जाती है। पटसन के बने कपड़े को हम पहनने में काम में नहीं लाते हैं। इनसे बने बोरियों में अनाज रखा जाता है और इसे फर्श पर बिछाने के काम में लाते हैं, परंतु अब पटसन के रेशों को भी परिष्कृत कर महीन धागा तैयार कर पहनने के लिए कपड़ा तैयार किया जा रहा है। आइए अब देखते हैं रेशे एवं कपड़े की कहानी। कपड़ा मानव सभ्यता के विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक हैं। आज ही नहीं, प्रारंभिक काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा है। इस काम के लिए उसने आदिम युग में घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते छाल तथा मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग किया। परंतु मानव इतने से कब संतुष्ट होने वाला था। उसकी तीव्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों को बुनकर तैयार करने की तकनीक खोज निकाली। तब से आज तक तकनीक निर्माण कला में उत्तरोत्तर विकास होता रहा तथा इस दिशा में मनुष्य अनवरत प्रयत्नशील रहा है। ऐसा अनुमान है कि सन से प्राप्त रेशे से ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ था और हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा की खोज हुआ, जिसकी खेती की जाने लगी। इसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी, जहां से इसका विस्तार चीन तक हुआ, जो कि 4500 ईसा पूर्व था। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था, जो मैरिनो वूल के नाम से प्रसिद्ध था। बहुत सारे शहर उनके इन बुने हुए कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे ढाका मलमल के लिए, बालचूर बालचूड़ी साड़ियों के लिए, बनारस बनारसी वस्त्रों के लिए और चंदेरी साड़ियों के लिए, और भागलपुर एवं कांजीवरम रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए अब देखते हैं वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। वस्त्र का निर्माण पहले हाथों से किया जाता था, जिससे अधिक श्रम और समय लगता था और उत्पादन भी कम होता था। करघे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई और कम समय एवं कम श्रम में अधिक वस्त्र बनाने में सफलता मिली। वैज्ञानिक आविष्कारों से वस्त्र निर्माण के काम में और भी उन्नति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद इस उद्योग ने एक नया मोड़ लिया। भाप इंजन से चालित एवं विद्युत चालित यंत्रों से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने वस्त्र निर्माण उद्योग को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। हमने देखा है कि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से बने कपड़े जैसे सूती कपड़े जल्दी गंदा होते हैं एवं धोने से सिलवट पड़ने लगती है। इसके रख रखाव पर ज्यादा ध्यान देने पड़ते हैं। साथ ही यह भी देखा कि सूती, लिनन एवं ऊनी कपड़ों को बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए तो उसमें फफूंद भी लग जाते हैं। इसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ नए रेशों की आविष्कार किया गया। अब हमारे पास ऐसे वस्त्र उपलब्ध हैं जिन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें धोना और साफ करना आसान है। इनमें कीड़े नहीं लगते, अर्थात इन्हें इतने प्रकार के गुणों से युक्त बनाया जा सकता है कि इनका जादुई रेशा नाम पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है।
आइए तो इन्हीं मानव निर्मित रेशों के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कि हम संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। आज विज्ञान ने वस्त्र उत्पादन के कार्य में ऐसा चमत्कार दिखाया है जिसकी किसी ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट इत्यादि। इन रेशों की प्राप्ति के साधन प्राकृतिक रेशों के समान सीमित नहीं है तथा इनके रूप भी अनंत बनाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें उसी के अनुकूल बनाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं रेयॉन। इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी, जिसे कि बैम्बू पल्प भी कहते हैं, से कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे सेलुलोज प्राप्त होता है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक गाढ़ा द्रव बनता है जिसे विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को बलपूर्वक स्पिनरेट के छोटे छोटे छिद्र से सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कराते हैं। तदुपरांत कई सुंदर रेशों को एक साथ खींचा जाता है जो रेशम जैसे होते हैं और तब हमें यह संश्लेषित तंतु प्राप्त होते हैं। इसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयॉन असली रेशम से कहीं उत्तम गुण वाला एवं सस्ता होता है। इसे रेशमी रेशों के समान बुना जा सकता है। इसके कम कीमत और सुंदर रंग बिरंगे एवं मनोहर होने के कारण वस्त्र, मोजे आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। कपास के साथ इसे मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाते हैं। रेयॉन का रेशा भारी, कड़ा तथा कम लचकदार प्रतीत होता है, जबकि रेशम का धागा सरलता से टूट जाता है। इस धागा को जलाने पर आसानी से जल जाता है। उसमें रुई जैसे लपट उठती है तथा इसके उपरांत वह पिघलकर काले दानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके जलने पर रस्सी जलन जैसी गंध आती है और अंत में भूरे रंग का राख शेष रह जाता है। आइए अब देखते हैं नायलॉन। नायलॉन एक पूर्ण रूप से संश्लेषित तंतु है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्वों एवं गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रण कराया जाता है कि इनसे नायलॉन लवण उत्पन्न हो जाता है। गर्म करने पर इस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर लंबी लंबी लड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इन लड़ियों को पिघलाकर स्पिनरेट से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही ये रेशा निकलकर हवा में आते हैं वैसे ही ये जम जाते हैं और धागे के रूप में एकत्रित इन्हें कर लिया जाता है। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। यह चमकीला, धुलाई में आसान तथा साफ करने में आसान होता है, अतः वस्त्र के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। इसके इसी गुण के कारण इसका उपयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किया जाता है। शुद्ध नायलॉन पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है। पिघलते समय इसमें से उबलती हुई फली के समान गंध आती है। अवशिष्ट पदार्थ के रूप में चिमड़ा होता है। आइए अब देखते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक अनसंश्लेषित रेशा है। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था। इसको नायलॉन की तरह ही पिघलाकर काता एवं भुना जाता है। इसका भौतिक ढांचा एवं इसकी विशेषताएं भी लगभग नायलॉन के ही समान होती है तथा इसके वस्त्र बहुत कुछ नायलॉन के वस्त्रों के ही अनुरूप होते हैं। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलों, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पाद के निर्माण हेतु किया जाता है। आइए अब देखते हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक भी एक अन्य संश्लेषित रेशा है। जैसा कि यह नाम से ही पता चलता है कि ये दो प्रकार के रेशों के मिश्रण से बनते हैं। ये रेशे लहरदार होते हैं। ये ऊन के रेशे जैसे प्रतीत होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगे होते हैं, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं और टिकाऊ और सस्ती होती हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं।
इसका उपयोग स्वेटर, शॉल और कंबल बनाने के काम में आता है। शीतकाल में इसे बने स्वेटर हम पहनते हैं तथा शॉल या कंबल ओढ़ते हैं। आइए अब रेशों की पहचान करना सीखते हैं। तो सूती वस्त्र जल्दी से पीली लौ के साथ जलता है। इसके जलने पर उसमें से कागज जलने जैसी गंध आती है तथा भूरे रंग का राख शेष रह जाती है। लिनन के वस्त्र को जलाने पर सूती के समान ही परिणाम आते हैं, परंतु इनकी राख भार में बहुत हल्की होती है। रेशम हवा में जल्दी जल जाती है तथा जलते समय उसमें से पंखों या बालों के जलने समान गंध आती है। जले हुए किनारे पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं। इनके राख में दाने पाए जाते हैं। ऊन धीरे धीरे जलता है। जलते समय इसमें से पंखों के जलने के समान गंध निकलती है। जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसा अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है। रेयन सूती की तरह जल्दी से लौ के साथ आग पकड़ लेता है, पिघल जाता है तथा काले दाने से पड़ जाते हैं। जलते समय इसमें से कागज या रस्सी के जलने के समान गंध आती है तथा अंत में भूरे रंग का राख शेष रह जाता है। शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील है। यह पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है। पिघलते समय इनमें से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। इसका अवशिष्ट कड़ा तथा चिमड़ा होता है। आइए अब देखते हैं संश्लेषित तंतुओं से लाभ तथा हानि। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाभ को। संश्लेषित तंतु अपने गुणों के कारण बहुत ही लोकप्रिय हैं। ये सरलता से उपयोग में आने वाले सबल, अपेक्षाकृत कम खर्चीले, आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध तथा कम देखभाल चाहने वाले होते हैं। ये धोने पर शीघ्र सूख जाते हैं। चुनन प्रतिरोध होने के कारण धोने पर ये नहीं सिकुड़ते हैं, अतः इन पर प्रेस करने की प्राय आवश्यकता नहीं होती है। हानि। संश्लेषित तंतुओं से कुछ हानियां भी हैं। ये प्राकृतिक तंतुओं की भांति अपने से होकर वायु को गुजरने नहीं देती हैं तथा जल एवं पसीने का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। अतः ये गर्मी के दिनों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। गर्मी के दिनों में ये शरीर से चिपक जाते हैं, अतः इन्हें काफी देर तक पहने रहना असहनीय हो जाता है। ये शीघ्र ही आग पकड़ लेते हैं और गर्म होने पर पिघल जाते हैं, अतः इनका उपयोग रसोई घर में कार्य करते समय नहीं करना चाहिए। परंतु प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशों से मिलाकर बनाए गए वस्त्रों में इनमें से कुछ त्रुटियां दूर हो जाती हैं। पॉलिएस्टर एवं सूती रेशों के मेल से बने टेरिकॉट के वस्त्र इसी प्रकार के वस्त्रों के उदाहरण हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे मालों, जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं, से अनेक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। आइए तो अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, मुख्य रूप से रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे एवं संश्लेषित रेशे। दूसरा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं। तीसरा, रेशे की पहचान मुख्यतः निम्नलिखित विधि द्वारा की जाती है। बाह्य आकृति को देखकर, सूक्ष्मदर्शी से देखकर, दहन द्वारा, धागा तोड़कर, वस्त्र फाड़कर, धूप में सुखाकर इत्यादि द्वारा परीक्षण कर हम इन्हें पहचानते हैं। चौथा, 1946 में भारत में रेयन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था। पांचवा, रेयन सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। छठा, नायलॉन पहला पूर्णतः संश्लेषित रूप से बना रेशा है। सातवां, संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, जो कि इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। आठवां, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। नौवां, सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने से जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। 10वां, सूती और नायलॉन वस्त्र को फाड़ने पर सूती के वस्त्र आसानी से फटते हैं। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।